नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है कन्हैया। कन्हैया उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के एक छोटे से गांव के रहने वाले, और उनके साथ ये जो घटना घटी थी ना, साल था 2004 का। कन्हैया कभी भूत प्रेत पर विश्वास नहीं करते थे, मानते तक नहीं थे कि भूत प्रेत होता है। और जब उनके साथ वो घटना घटी, तब उनको मानना पड़ा कि हाँ, भूत प्रेत सच में होता है। तो ऐसा क्या घटा था कन्हैया के जीवन में? आइए चलते हैं उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से इस कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम कन्हैया है। मैं अपने गांव में बड़ा ही पढ़ाकू किस्म का लड़का था, लेकिन कुछ ऐसे सवाल था कि मैं अटक जाता था। मेरा दिमाग काम नहीं करता था। मैं स्कूल में जब पढ़ता था तो मुझे अच्छी तरह से याद आता था, लेकिन घर के आने के बाद में, खेलकूद करने के बाद, मैं भूल जाता था कि मास्टर जी ने कैसे समझाया था। लेकिन इसका भी हल मेरे पास में था। वो हल थी मेरी दीदी। मेरी अपनी दीदी नहीं, पड़ोस की रहने वाली स्मिता दीदी। उनका नाम स्मिता था और थी बहुत ही सुंदर और पढ़ाकू वो भी थी। कुछ तैयारी कर रही थी, उस टाइम की बात है। आगे पढ़ना चाहती थी, कॉलेज से आगे भी जाना चाहती थी। क्या बनना चाहती थी मैं बताई तो जरूर था, लेकिन मैं भूल गया हूँ। खैर, मैं उनसे मदद लेता था, दीदी के पास जाता था। दीदी मेरी समस्या समाधान करती थी और वो थी सुंदर। मैं देखता था कि जब वो कहीं बाजार वगैरह में जाती थी ना, कभी मैं उनके साथ में होता था, तो जो लड़के होते थे ना, उन पर फप्तियाँ कसते थे, लेकिन वो गुस्सा नहीं होती थी। मैं गुस्सा ज़रूर हो जाता था कि दीदी देखो ना, ये लड़का आप पर फप्तियाँ कस रहा है। और तब कहती थी, कन्हैया शांत रहो, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम ठीक हैं तो दुनिया ठीक है, उनको बोलने दो ना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बड़ी ही शांत स्वभाव की थी, और वो भी कभी भूत प्रेत पर, कभी जादू टोना पर, टोना टोटका पर विश्वास नहीं करती थी। और वो मुझे सिखाती थी कि कन्हैया, इन बातों पर कभी विश्वास मत करना, यकीन नहीं करना, ये कुछ होता नहीं है। एक बार तो मैं ऐसा फंसा हुआ था कुत्तों के बीच में, अगर वो नहीं आती तो शायद वो कुत्ते मुझे घायल कर देती। साहसी भी थी। खैर, मैं इनके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि मैं उन्हीं का पड़ोसी था। आज जब मैं बड़ा हो गया, दीदी कुछ टाइम के लिए शहर चली गई थी अपने रिश्तेदार के पास। उनका चाचा वाचा रहता था वहाँ पर, वो पढ़ाई कर रही थी। मैं भी जवान हो गया था, इतना तो पढ़ी लिख गया था कि मैं कोई अब प्राइवेट नौकरी कर सकूं। मेरे जानने वाले लोग, मेरे दोस्त, रिश्तेदार मुंबई में रहते थे। अब मुझे लगा कि चलो इसी बहाने मुंबई घूम आऊँगा, नौकरी मिली तो कर लूँगा, नहीं तो घूम फिर कर अपने गांव लौट आऊँगा, कहीं आसपास के शहर में देख लूँगा। मुझे मुंबई घूमने का बड़ा शौक था। उस टाइम जो दीदी थी ना, अपने रिश्तेदार के पास पढ़ने गई थी और मैं भी मुंबई निकल चुका था। तब मैं करीब 23 साल का हो चुका था। घर में कुछ गरीबी थी, समस्या थी, और तब मुझे जाना पड़ा। और मैं 1 साल तक मुंबई से घर नहीं लौटा। मैं जी जान से मेहनत कर रहा था कि मैं घर जाऊंगा तो बहुत सारा पैसा ले करके। मेरा सपना था कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ न कुछ ऐसा चीज़ लेके जाऊंगा, मेरा परिवार खुश हो जाएगा। अब मैं अपने दीदी के बारे में भी सोचा था कि उनके लिए कुछ न कुछ शानदार गिफ्ट लेके ज़रूर जाऊंगा। 1 साल के बाद मैं अपने गांव लौटता हूं। ट्रेन से उतरता हूं, लेट हो चुकी है। 10 बजे मैं अपने स्टेशन पर आता हूं, और तब मैं हैरान रह जाता हूं कि भाई ये मुंबई नहीं है, क्योंकि मुंबई में हमेशा कुछ न कुछ साधन मिलता रहता था। ये तो ग्रामीण इलाका है, गांव का इलाका है। अब ये मुंबई वाला बात यहाँ थोड़ी मिलेगी। आखिरकार मुझे समझ में आता है कि कन्हैया, ये मुंबई नहीं है, ये तेरा गांव है। यहाँ वक्त पर ही सब कुछ मिलता है। अब इतनी रात को अब कौन सा साधन मिलेगा? मैं पैदल भी चल जाता, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं एक जगह जो थी, वैसे मैं भूत प्रेत को कभी मानता नहीं था,
लेकिन मैं सुना था कि उस जगह पर कुछ आत्माएं, जो हमारे गांव के बड़े बुजुर्ग थे, वो बताते थे कि वहाँ पर आत्माएं भटकती रहती रात को। और ख़ास करके जब कोई अकेला उस रोड पर जाता है ना, हमारी गांव वाली रोड पर, तब वो आत्माएं उनको घेर लेती है, फिर उनके साथ बुरा व्यवहार करती है। कई बार तो वो इंसान गायब भी हो जाता है, वो मिल ही नहीं पाता है। मैं अकेला था, मेरे मन में बहुत सारा फितूर चल रहा था। अब मुंबई में मैं ऐसी ऐसी डरावनी फिल्म देखा था कि मुझे लगने लगा कि नहीं, मुझे अकेले तो सफ़र नहीं करना चाहिए। मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, कोई अगर हमारे गांव का मिल जाता है तो मैं चल पड़ूंगा उसके साथ, नहीं तो सारी रात स्टेशन पर रुक जाऊंगा। मैं ऐसा ही सोच करके, जो हमारा टांगा स्टैंड था, बस स्टैंड था, और वहाँ पर दुकान तो सारी बंद हो चुकी थी। एक दुकान के आगे एक बेंच लगा हुआ था और वहाँ बैठ कर के इंतज़ार करने लगता है। मैं डरता हूँ अकेले जाने में, मुझे कुत्तों से भी बहुत डर था। और वहाँ मैं जो सुन रखा था ना कि आत्माएं हैं, अब वैसे मैं मानता नहीं था इन चीज़ों को, लेकिन रात के टाइम अकेला इंसान डर ही जाता है। क्या पता आत्माएं होती हो, मुझे दबोच ले अकेले में, तब मैं क्या करूँगा। खौफ में था, इंतज़ार कर रहा था कि कोई ट्रेन आएगी, रुकेगी, और कोई ना कोई हमारे गांव का ज़रूर उतरेगा। अब वही होता है, आधे घंटे के बाद एक पैसेंजर ट्रेन आकर रुकती है। मैं देखता रहता हूँ कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन जब कोई नहीं आया ना तो मैं निराश हो गया कि अब तो मेरे को सारा रात इसी जगह पर बिताना पड़ेगा। लेकिन जो मैं देखता हूँ ना, हैरान रह जाता हूँ। मैं देखता हूँ कि वही स्मिता दीदी प्लेटफार्म की तरफ से अब दौड़ती हुई, एक तरह से तेज तेज चलते हुए कहा जाए तो सही रहेगा, और वो आती है, मुझे देख करके हैरान पड़ जाती है और कहती है, कन्हैया तुम यहाँ पर कहाँ से आ रहे हो? मैंने बोला, दीदी आप पहले बताओ आप कहाँ से आ रही हो। अब स्मिता दीदी कह रही, तू मेरी छोड़, तू इतनी रात को यहाँ पर कर क्या रहा है? मैं बोला, दीदी मैं तो मुंबई में रहता हूँ और 1 साल के बाद मैं लौटा हूँ और मैं आपके लिए भी कुछ गिफ्ट लेकर आया हूँ। दीदी मुस्कुरा पड़ी और कहने लगी, घर जाना है क्या, किसका इंतज़ार कर रहा है? तब मैं दीदी से कहने लगा कि दीदी मुझे डर लग रहा है, मैं उस इलाके में जाना नहीं चाहता है। जो इलाका था, एक पोखर थी और कुछ वहाँ पर बगीचे थे। वो इलाका हमारे गांव के लोग बताते थे कि वो आत्माओं से भरा हुआ है। मैं दीदी को बताने लगा और तब दीदी कहने लगी, अरे छोड़, कोई आत्मा नहीं होती है, चल मैं गांव चल रही हूँ ना, मैं भी इसी ट्रेन से उतरी हूँ, अब डर मत, मैं तेरे साथ में हूँ ना, कोई आत्मा आएगा तो मैं उसको देख लूँगी। तब मैं कहने लगा, दीदी क्या आप आत्मा पर विश्वास करने लगी हो? दीदी आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे मेरी सामना ना करना कहती है। उन्होंने शिक्षा दिया था कि देख कन्हैया, कोई भूत प्रेत नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती। ये लोग को अब ऐसी बनावटी बातें कहते रहते हैं, कहानियाँ बनाते रहते हैं। अब मैं उनकी शिक्षा पर चल रहा था, लेकिन आज मैं डरा हुआ था। जब मैं सवाल पूछता हूँ ना, दीदी आसमान की तरफ देखने लगती है और कहती है, कन्हैया चल हम चलते हैं ना, तू डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ में, जो होगा मैं देख लूँगी, तू बिल्कुल डरेगा नहीं, चल मेरे पीछे पीछे। अब क्या चाहिए, तिनकों को अब सहारा कहते हैं ना, डूबते के तिनकों सहारा, वो मुझे मिल चुका था। और वो दीदी तो मेरी ना जाने कितनी बार मदद कर चुकी थी। एक बार कुत्तों से मैं जब घिरा हुआ था, तब दीदी मेरे बीच में आ गई, कुत्तों को भगा दिया, तब मेरी जान बची थी। आज मैं अकेले था तो दीदी फिर मेरी मदद के लिए आ गई। इनका एहसान मैं आज ज़रूर चुकाऊंगा। घर पहुंचूंगा तो शानदार गिफ्ट दीदी के लिए मैं ज़रूर दूंगा, जो मैं मुंबई से लेकर आया था। अब इसके बाद मैं उनसे बात करने की कोशिश करने लगा। तब दीदी कहने लगी, देख कन्हैया, हम बाद में बातें कर लेंगे, पहले रास्ता तो तय कर लें, तू शांत रह, कुछ बोल मत, चुपचाप मेरे पीछे पीछे चल, अब मेरे से दूर मत रहना। मुझे हिदायत दे करके चलने लगी। अब मैं तो बिल्कुल बेफिक्र हो गया था। अब दीदी आ गई थी, अब मुझे डर क्या बात है, मैं उनके पीछे पीछे, वो मेरी आगे आगे। जब हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं जो हमारे गांव के लोग बताते थे कि वहाँ पर आत्माएं का बसेरा है, और तब मैं जो देखता हूँ ना तो मैं दहल जाता हूँ। वाकई में कुछ ऐसी परछाइयाँ मुझे खड़ी रोड पर दिखाई दे रही थी, जिनकी आंखें
एकदम चमक रही थी, लाल लाल रंग की दिखाई दे रही थी। एक नज़र में देख करके कोई भी बता सकता है कि ये आम इंसान तो हो ही नहीं सकते, ये जरूर आत्माएं हैं, भूत प्रेत हैं। मैं तो डर गया। दीदी दीदी ये क्या है, ये क्या, ये कौन लोग हैं? दीदी कहने लगी तू शांत रह, मैं तेरे से बोली ना तो कुछ भी आवाज़ नहीं करेगा, तू मेरे पीछे पीछे चलता रहा, ये तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं हूं ना तेरे साथ, मैं हूं ना तेरी मदद करने के लिए, तू डर मत, बस मेरा हाथ पकड़ ले और मेरे पीछे पीछे चल। बस मैं ऐसा ही करने लगा, लेकिन मैं जब उनके समीप से गुजरा ना, वाकई मेरे दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। वैसा भयानक चेहरा मैंने कभी देखा नहीं था। अगर दीदी नहीं होती तो शायद मैं वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता। ऐसा एक नहीं, कई साए खड़े थे जो मेरी तरफ ही घूर घूर कर देख रहे थे। दीदी की तरफ तो कोई देख ही नहीं रहा था, जैसे दीदी से कोई मतलब नहीं है। सब मुझे घूर घूर करके बड़ी बड़ी आंखों से, लाल लाल आंखों से मुझे देख रहे थे। अब मैं जब उनकी नज़रों में देखता था ना, तो एक सिहरन सी मेरे बदन में बैठ गई थी, डर का सिहरन जिसे कहते हैं। और तब दीदी मुझे घुड़क रही, उनकी आंखों में मत देख, उनकी आंखों में मत देख, बस सीधे चलते रहा, मेरे पीछे पीछे चलते रहा। अब क्या, मैं वैसा ही कर रहा था। वो इलाका जब पार हो गया, अब मैं देख रहा था कि वो साए मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। तब मैं दीदी से बोला था कि दीदी वो लोग मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, अब क्या होगा दीदी, अब क्या होगा दीदी? दीदी समझाने लगी कि मैं तुम्हें बता रही ना कि मेरे साथ रहेगा तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ना मेरा बिगाड़ पाएंगे ना तुम्हारा, तू शांत रह, चल मेरे पीछे पीछे। आखिरकार उन लोगों से पीछा छुड़ा करके हम गांव के सीमा रेखा में आ गए थे। जब सीमा रेखा में आ गए तब मेरी जान में जान आई। अब तो हमारा गांव मोहल्ला है, अब डर किस बात का है। दीदी आगे आगे अभी भी चल रही थी, मेरा हाथ पकड़े हुई थी। तब मैं कहा कि दीदी अब हाथ छोड़ दीजिए ना, अब तो हम अपने इलाके में आ गए, अब हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, अब सब लोग हमारे अपने हैं। तब दीदी कहने लगी नहीं, खतरा अभी टला नहीं है, मैं तुझे अपने घर तक, तेरे घर तक छोड़ के आऊँगी। वही दीदी करती है, मुझे घर के पास ले जाती है और तब कहती है कन्हैया घर में घुस जा, मैं यहीं से देख रही हूँ, अगर कोई बात होगा तो मैं दौड़ के आ जाऊँगी, तू चिंता मत कर, दरवाज़ा खटखटा और फिर दरवाज़ा खुलते ही अंदर चले जाना, और फिर बाहर मत निकलना, बाकी मैं सब कुछ देख लूँगी। वाकई में मैं अभी भी दीदी जैसे बात बोली थी, मैं डर चुका था कि क्या मतलब खतरा अभी भी है, क्या वो सब साए मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए, तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे। मैं दरवाज़ा पीटता हूँ, मेरी माँ दरवाज़ा खोलती है, पूछती है कौन है। मैं बताता हूँ कन्हैया, जल्दी खोलो माँ दरवाज़ा। आखिरकार दरवाज़ा खुलता है और मैं अंदर चला जाता हूँ, सांस लेता हूँ, माँ से कहता हूँ दरवाज़ा बंद कर दो और कोई भी बोले दरवाज़ा खोलने का नहीं है। तब माँ कहने की बात क्या है बेटा, तू इतनी रात को कहाँ से आ रहा है, अकेले कैसे आ रहा है, क्या तुझे पता नहीं है कि डर वहाँ पर, डरावना चीज़ वहाँ पर दिखाई देता है। उसी जगह की मेरी माँ बात कर रही थी। तब मैं कहने लगा कि ना माँ, मैं वो इलाका तो पार आ गया, जैसा तुम कह रही हो ना, मैं उन चीज़ों को भुगत आया हूँ, मैं उनसे डर नहीं रहा हूँ, अभी भी मुझे यहाँ आ कर के कुछ डर लग रहा है, दरवाज़ा बंद कर लो माँ। जैसे मेरी दीदी ने बताया था कि खतरा टला नहीं है, ना जाने कैसे खतरा था, मेरे साथ में क्या हो सकता था, मैं इस चीज़ से डरा था। जब तक दीदी थी साथ में मुझे बिल्कुल अब डर नहीं लग रहा था, लेकिन जब दीदी का साथ छूटा, मैं अपने घर आ गया, तब मुझे डर लगने लगा था। माँ कह रही थी कि आखिर तू आए कैसे अकेले, इतना लंबा सफ़र करके, वो भी पैदल रात में, तुझे रास्ते में भूत प्रेत नहीं मिले क्या? माँ डरी हुई थी। मैं कहने लगा कि हाँ माँ, मिले थे ना, लेकिन दीदी ने बचा लिया। जब दीदी का जिक्र किया ना, तो माँ हैरानी से मेरी तरफ देख रही थी। कौन सा दीदी बेटा, कौन सा दीदी तेरे साथ में थी? मैं कहने लगा अरे पड़ोस वाली दीदी अपनी, वो भी मेरे पीछे वाली ट्रेन से उतरी थी और वो भी अकेले थी, मैं भी अकेले था, तब मैं उन्हीं के साथ में आया था। और वो बोली कि डरने का नहीं, मैं हूँ तेरे साथ में ना। अब वाकई दीदी बहुत साहसी है। माँ और मेरे घर के परिवार हैरानी से मेरी तरफ देख रहे थे और माँ तो मेरी तरफ घूर के देख रही थी।
जैसे मैं दुनिया का 8वां अजूबा हूँ। जब मैं माँ मुझे घूर रही थी तो मैं पूछ बैठा कि माँ ऐसा क्या घूर रही हो, मुझ में ऐसा क्या है। माँ कुछ पूछना चाहती थी मेरे से, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे। आखिरकार माँ पूछी बैठी कि बेटा उस दीदी का नाम तो बता दे जो तेरे साथ में आई थी। तब मैंने कहा अरे और कौन, अपनी स्मिता दीदी। जैसे ही नाम लेता हूँ ना, सब लोग एक दूसरे के मुंह देखने लगे। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। मैंने बोला अरे ऐसे ही हुआ, दीदी अपने घर में पहुंच गई होंगी। वाकई में कुछ पल तो सन्नाटा पसरा रहा। एक दूसरे की तरफ लोग देख रहे थे, मेरी तरफ कोई नहीं देख रहा था। आखिरकार माँ मेरे नज़दीक आके बैठ गई, मेरे सर पर हाथ रखी, कसम खिलाने लगी। कन्हैया कसम खा ले, तू झूठ तो नहीं बोल रहा। मैं बोला माँ मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तेरी कसम। जो मेरे साथ में हुआ, मेरे साथ में आई वो दीदी थी, स्मिता दीदी। तब माँ कहने लगी कि तुझे तो पता भी नहीं होगा, ना मैं तुझे बताई, ना मैंने ऐसा कुछ तुझे खबर दिया। स्मिता दीदी को मरे हुए 6 महीना हो गया है। जब मैं सुना ना तो मुझे शौक लग गया था, मेरा बदन कांप गया था। अरे स्मिता दीदी से मैं खुद मिला हूँ, मेरे साथ रास्ते भर थी, बात करता आया, ये कैसे हो सकता है। नहीं नहीं आप लोग झूठ बोल रहे हो। मुझे विश्वास ही नहीं था। मैं कहने लगा मैं उनके लिए तो गिफ्ट लेके आया हूँ, ये रहा गिफ्ट। माँ मुझे समझा रही थी कि बेटा उनकी मौत हो चुकी है, तू मेरी बात पर विश्वास कर। मुझे तो यकीन ही नहीं था, लेकिन जब मैं उनकी कहानी सुना कि आखिर मौत कैसी हुई है, तब माँ समझाने लगी कि देख बेटा तेरी दीदी भी, स्मिता दीदी भी भूत प्रेत पर यकीन नहीं करती थी, टोना टोटका विश्वास नहीं करती थी। ना जाने अब चौराहे पर कौन रात को टोना टोटका करके छोड़ गया था। तेरी दीदी तो विश्वास नहीं करती थी। जब सुबह हुआ तो किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस टोने टोटका का हटा सके। तब दीदी ने तेरी पहल किया था, अपने हाथों से वो लाल सिंदूर, लाल सब कुछ चूड़ी वगैरह, जो भी नींबू वगैरह जो रखा हुआ था, एक बैग में भर करके और वो दूर फेंक आई। कहने लगी कि ऐसा कुछ नहीं होता है, डरने की जरूरत नहीं किसी को। लेकिन इस बात को लेकर के 15 ही दिन बीता था। इसके बाद तेरी दीदी का तबीयत खराब होने लगा, डॉक्टरी इलाज चलने लगा, लेकिन दवा तो जैसे काम नहीं कर रहा था। आखिरकार झाड़ फूक भी हुआ और तब तांत्रिक ने बताया कि इसके ऊपर में बहुत भारी साया का असर है। अब बहुत देर हो चुकी है। अब वही हुआ, अस्पताल में ही दीदी ने दम तोड़ दिया। माँ रोने लगी, परिवार के लोग रोने लगे और साथ में मैं भी रो रहा था। ये कैसे हो सकता। तो क्या उनकी आत्मा थी जो मुझे सुरक्षित घर तक पहुंचाई थी। दोस्तों ये थी आज की स्टोरी, कन्हैया जी की भेजी हुई। ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो मुझे आप बताना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी पर किसी भी आप साधन से आप भेज सकते हो। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।